Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BSCS 4th semester and BSIT 2nd semester class, and the subject name is linear algebra, and today's topic is linear dependence and linear independence. वेक्टर स्पेसेस आपका टॉपिक चल रहा है मिड टर्म से पहले और वोकेशन से पहले हम वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन की। मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में मैंने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको दी, तो स्टूडेंट्स ने सिर्फ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन का ना कुछ हिस्सा लिखा। आई डोंट नो व्हाई, मतलब उसकी एक्सियम्स क्यों नहीं आप लोगों ने साथ मेंशन की। वो एक्सियम्स के साथ वो जो 9 आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, अगर वो होल्ड करती हैं तो ही एक स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस होगी, राइट। कोई सेट जो है वो वेक्टर स्पेस तभी होगा अगर वो उन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता होगा। तो उनमें से मैंने आप बताया था कि उसको शॉर्ट भी कैसे किया जा सकता है, उसको बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन कह सकते थे आप। यहाँ कुछ ने सही भी लिखी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबने ही गलत लिखे है, लेकिन मुझे ऐसा लगा आपके पेपर चेक करके कि जैसे आप लोगों ने लेक्चर्स को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि शायद आप लोगों ने लेक्चर सीरियसली लिए ही नहीं। तो लेक्चर्स अटेंड करें, जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये आप लोग अटेंड करें। इससे आपके कोर्स कंटेंट जो है वो आपको क्लियर होगा कि आपने कितना करना है और कितना नहीं करना। आपका सिलेबस जो है सब्जेक्ट का वो थोड़ा लेंथी है। इसमें आपका जो है मैट्रिसेस और वेक्टर स्पेसेस, और फिर उसके बाद वेक्टर स्पेसेस की आगे एप्लीकेशंस भी हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने अच्छी तरह से करनी है। मैट्रिसेस जो है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब आपने एफएससी में भी मैट्रिसेस का टॉपिक डिटेल से पढ़ा था, लेकिन मैंने फिर दोबारा से आपको कोशिश की कि अच्छी तरह से ही करवाऊँ, और अगर आप लोगों ने उस टाइम पे नहीं किया या आपके कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो हो जाए। लेकिन फिर भी वो आप लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो उसको तैयार करना आपके लिए ज़्यादा आसान था। अगर पेपर आसान आता है आपका, तो वो मैट्रिसेस जो आप हिस्सा जो पोर्शन पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस का, वो उसमें से पेपर आएगा आपको। और अगर आसान पेपर भी आप अटैम्प्ट ना कर सकें तो फिर तो ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए आप वो वाला पोर्शन जो है वो अच्छी तरह से करें। उसके बाद वेक्टर स्पेसेस भी आपके सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो भी हम कर रहे हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस, और उसके अलावा बेसिस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी फर्स्ट स्लाइड है आपकी लीनियर डिपेंडेंस एंड बेसिस। ये जो डेफिनेशन है ये लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की है, बेसिस की आगे जाकर आएगी। नंबर 1 पे जो लिखा है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, the vectors v1 v2 so on up to vm belongs to v are said to be linearly dependent over f if a1 v1 plus a2 v2 plus so on am vm is equal to 0 and not all ai's are 0, ai belongs to f. in simple words, कोई एक वेक्टर स्पेस आपने कंसिडर की v, उसमें से आपने कुछ वेक्टर्स उठाए v1 v2 सो ऑन अप टू vm। अब उनका लीनियर कम्बिनेशन, ठीक है, लीनियर सेट सम ऑफ लीनियर, उसका जो लीनियर कम्बिनेशन है उसका a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन am vm, अगर ये सम इज़ इक्वल टू 0 हो और सारे के सारे ए आई ज़ीरो ना हो, यानी कोई इनमें से, चाहे सारे ही नॉन ज़ीरो हों, वन कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, स्केलर्स हैं, एज जो है एफ़ को बिलोंग करते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, या इनमें से चाहे एक सिर्फ नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारे ज़ीरो हो जाए, इससे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे के सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम कहते हैं कि इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ़। Right, these vectors are linearly dependent over f if a1 v1 plus a2 v2 plus so on am vm is equal to 0 where not all ai are 0 या all ai are not equal to 0। ये इसी तरह से लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपका पता चल रहा है कि सारे के सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, इनमें से कोई एक आध या
4 5 या जितने भी हैं वो ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे ज़ीरो हो जाएं। तो और ये जो ए आईज़ हैं ये एफ़ को बिलोंग करते हैं, और जो वीज़ हैं वो वेक्टर स्पेस वी को बिलोंग करते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ़, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती, ये होल्ड नहीं करती, द वेक्टर्स v1 v2 सो ऑन, जो सेकंड डेफिनेशन में पढ़ी हूँ, द वेक्टर्स v1 v2 v सो ऑन अप टू vm बिलोंग्स टू v आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर f if a1 v1 plus a2 v2 plus so on am vm is equal to 0 implies that all ai is equal to 0, यानी इनका जो लीनियर कम्बिनेशन अगर ज़ीरो आ जाता है तो दिस मीन्स दैट कि ये सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो ज़ीरो होंगे, अदरवाइज़ ये पॉसिबल ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे चलिए आगे एग्जांपल्स आएंगे, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी तो मैं दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ ले लूँगी और आपको क्लियर नहीं होगा। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, द एम्प्टी सेट फाई इज़ डिफाइंड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। फाई जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। क्या आता है? फाई इज़ डिफाइंड टू बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस, यानी लीनियरली डिपेंडेंट सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है उसकी डेफिनेशन आपने कर ली। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शो दैट द वेक्टर्स, अब ये कोई वेक्टर्स हैं जो किसी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू R3। R3 इज़ अ वेक्टर स्पेस। आपने जब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी तो उसके साथ एग्जाम्पल्स में बताया था कि R3 इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर R। R इज़ अ फील्ड, सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ फील्ड, और जो R3 है 3 डायमेंशन स्पेस जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। शो दैट द वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 वेक्टर्स हैं। यू हैव टू शो दैट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए या लीनियरली डिपेंडेंट शो करने के लिए दोनों तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर और इसका मतलब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, 3 मेथड्स आई थिंक सो जो मैं आपको करवाऊँगी इस लेक्चर में। आप इनमें से कोई सा भी चूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जो सा आसान लगता है वो आप कर लें, या आपको इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करें ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करें। मैं साथ बताऊंगी भी आपको कि क्यों मैंने ये मेथड चेंज किया और क्यों ये वाला यूज़ किया इस मेथड। तो अगर आपने शो करना है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, उसके लिए आप सपोज़ ABC बिलोंग्स टू R, कोई 3 नंबर लिए, लीनियर कम्बिनेशन उसका वेक्टर्स के साथ लिख दिया और उसको इज़ इक्वल टू 0 ले लिया। नाउ 0 इज़ हियर 0 0 0, क्योंकि 0 जो है ये वो बिलोंग कर रहा है V को, यानी यहाँ पर R3 को बिलोंग कर रहा है। तो वो 0 वेक्टर कैसा होता है R3 में? 0 0 0। अब आप इसको सॉल्व अगर मैं करूँगी, वेक्टर्स को प्लस करना आपको आता है, अगर नहीं भी याद तो मैं आपको सिखा देती हूँ। A जो आपका फ़र्स्ट कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को आपने सम करके वहाँ पर लिख देना उसकी जगह पर। जैसे आप ये देखें, पहला जब आपने 1 0 0 इसको A से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? A 0 0। अभी मैं से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखूँगी तो वो क्या है? A। दूसरे में आ जाए, B को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0। A प्लस 0, C को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0, A प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू A। तो यानी इसका सम जो है, रिजल्टेंट जो है इसका, वो A, B और C आ गया आपके पास, विच इज़ इक्वल टू 0 0 0। ABC 0 0 0 के इक्वल कब होगा? जब A इज़ इक्वल टू 0, B इज़ इक्वल टू 0, C इज़ इक्वल टू 0। तो ये शो हो गया दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तभी तो ऐसा हुआ कि उसका जो लीनियर कम्बिनेशन इज़ इक्वल टू 0 लेने से सारे के सारे स्केलर्स जो हैं वो 0 के इक्वल आ गए। अगर हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आती कि ये स्केलर्स 0 नहीं है, कुछ और भी हो सकते हैं 0 के अलावा, तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते, राइट। तो ये फर्स्ट आपकी एग्जांपल थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर्स 3 0 -3 -1 1 2 4 2 -2 एंड 2 1 1 आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर आर। अब इसमें वेक्टर स्पेस कौन सी है? अगेन वेक्टर स्पेस आपकी R3 ही है। R3 के आपने कोई से ये जो गिवन है 4 वेक्टर्स, ये आपको गिवन है और आपने ये बताना है, शो करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी अगर मैं इसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाती हूँ और उसको ज़ीरो के इक्वल रखती हूँ, तो मेरे जो स्केलर क्वांटिटीज़ जो मैं चूज़ करती हूँ वो सारी की सारी ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगी। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वही मेथड है, यानी ये ऊपर वाला जो है वो सेम ही है कि आपने लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़ीरो के इक्वल रख लेना है। लेट ए बी सी डी, ये 3 मैंने बिलोंग्स टू आर ले लिए और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इसको ज़ीरो के इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व जब किया तो जैसे पहले किया था कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को, यानी फ़र्स्ट कोऑर्डिनेट में फ़र्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे और फिर उसको लिख देंगे पहले ही की जगह पर। तो यहाँ पर आपके पास पहला जो है कोऑर्डिनेट क्या आया, 3a - b + 4c + 2d। इसी तरह बाकी के दो जो हैं वो भी लिख लेंगे और ये आपके पास सेट आ गया। इट इज़ इक्वल टू 0 0 0। 0 0 का क्या मतलब है कि आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो, सेकंड कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो और थर्ड कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो। इस तरह आपके पास 3 इक्वेशंस बन गई। अब ये जो 3 इक्वेशंस आपके पास बनी हैं, ये कौन सी इक्वेशंस हैं? लीनियर इक्वेशन, यानी आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये आपके पास आ गया। आपने इसको सॉल्व करना है और इसमें अननोन्स क्या हैं, वेरिएबल क्या है, ए बी सी। वेरिएबल का वर्ड नहीं मैं यूज़ करूँगी, अननोन का वर्ड यूज़ करूँगी। ए बी सी अननोन है और इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अगर तो इसकी वैल्यू 0 0 आ जाती है, इट मीन्स दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ आ जाती है या पॉसिबिलिटी होती है कि 0 के अलावा भी कुछ आ सकती है, तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली अगर 0 0 होंगे तब तो ये कम्बिनेशन 0 ही के इक्वल होगा, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं जो आप इनकी जगह पे पुट करें, ए बी सी की जगह पे, और आपका कम्बिनेशन 0 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर्स जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ये, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स जो आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको मैट्रिसेस से करवाया सॉल्व करना। इससे पहले मैंने आपको जब वो करवा रही थी मैट्रिसेस, तो मैंने आपको बताया था कि साइमल्टेनियस वे में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगी। हाँ, आप इसको मैट्रिसेस की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन भी करूँगी ताकि आपकी हर मेथड की जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें अननोन्स हैं ए बी सी डी, 4 इक्वेशंस हैं 3, और आपने इन चारों को वैल्यू को फाइंड करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। जब हम 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3a + b - 4c = 0। ये एक नई इक्वेशन आपके पास बन गई 4। नाउ एडिंग 1 and 4, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके आपको इक्वेशन 4 मिली। अब इक्वेशन 4 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 2d = 0। दिस एम्प्लॉयज़ दैट d = 0। अब एक वैल्यू आपके पास आ गई, इनमें से एक जो है d जो है वो 0 है। ए बी सी क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए आप इसको पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, ताकि आप जो है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इसे 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। जब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या आती है, b + 2c + d = 0। जब d की जगह 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, b + 2c = 0। हेयर b + 2c = 0, सो b =
2c। अब दो की आपके पास वैल्यू है, एक तो आपके पास d इज़ इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा b और c का रिलेशन आ गया कि b इज़ इक्वल टू -2c है। नाउ -3a प्लस b -4c इज़ इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन थी? -3a प्लस 2b -2c प्लस d इज़ इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन, जिसमें d की जगह आप 0 पुट करेंगे और b की जगह पे 2c पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -3a -6c इज़ इक्वल टू 0 और 3a इज़ इक्वल टू -6c, a इज़ इक्वल टू -2c, यानी b इज़ इक्वल टू -2c, a इज़ इक्वल टू -2c और d जो है वो 0 है। अब c की आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ के लिए आपके पास a और b की आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ आएंगी। इसका मतलब कि ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो अगर हम a b c की जगह पे रखें तो आपका कम्बिनेशन जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके जो वेक्टर्स गिवन थे आपको वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। कोई एक वैल्यू कोई सी भी आप सी को देकर असाइन करके आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया। लेट सी इज़ इक्वल टू 1, देन बी इज़ इक्वल टू -2, ए इज़ इक्वल टू -2, सी इज़ इक्वल टू 1 और डी तो 0 ही है। अब आप बेशक ये वैल्यूज़ जो आपने आंसर्स निकाले हैं इसको जहाँ क्वेश्चन शुरू हुआ था वहाँ पे पुट करके अपना क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं कि आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। अगर बराबर आ रही है तो इट मीन्स आपका जो सोल्यूशन है वो आपने जो प्रूव किया वो ठीक किया और ये लीनियरली डिपेंडेंट है ये वेक्टर्स। और हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए अगर आपको आ जाता है कि इन वैल्यूज़ के लिए लीनियरली डिपेंडेंट है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने उन मतलब जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस को इस तरह से लीनियर कम्बिनेशन में पुट करके चेक कर लेना है। अगर वो आपके वेक्टर्स के सेट को 0 के इक्वल कर देते हैं तो इट मीन्स वो इसका स्केलर्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, या ये सोल्यूशन है इसके लिए, या स्केलर्स की वैल्यूज़ हैं। तो बजाय इसके कि आप सारा सवाल हल करें। इसी तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का चेक करने के लिए कि क्या इसका ये सोल्यूशन है या नहीं है, जैसे कि आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए थे कि क्या ये इस सिस्टम का सोल्यूशन है, तो वो आपने सारा सवाल हल करके नहीं देखना था कि ये सोल्यूशन है। आप ये तो बात कॉमन सेंस की, जब भी इक्वेशंस 8th क्लास से आप पढ़ रहे हैं इक्वेशंस, तो ये बताया जाता है कि सोल्यूशन एक ऐसी वैल्यू है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। उसकी सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हम एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो आपका जो आंसर होगा, सोल्यूशन होगा, वो आपकी एक्स और वाई की जगह पे वो पुट करेंगे तो आपका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो जितनी भी 3 या 4 जितनी भी इक्वेशंस का सिस्टम है वो तीनों चारों को सेटिस्फाई करेगा। आप उनमें से किसी एक में भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है इट मीन्स आपका आंसर यही है और ये आंसर ठीक है। दोनों आप चेकिंग कर सकते हैं, आंसर को चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरा सवाल हल करें और फिर पता लगाएं कि आपका आंसर कौन सा है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशंस मस्ट ए बी सी एंड डी सेटिस्फाई सो दैट द मैट्रिसेस 1 2 -1 0 2 3 -2 1 एंड ए बी सी डी इन M22 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब इस क्वेश्चन को देख के आपने परेशान नहीं होना। जस्ट यहाँ पर किस वेक्टर स्पेस की बात हो रही है? M22 की, यानी ऐसे वेक्टर मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 2 है, स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 2 है, उन सब का जो सेट होता है सारे के सारे ऐसे मैट्रिसेस जो स्क्वायर हैं ऑर्डर 2 के, वो एक वेक्टर स्पेस है। ये आपने प्रूव किया था जब आपने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके साथ एग्जांपल्स की थी, तब हम लोगों ने ये एग्जांपल भी डिस्कस की थी
लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि वो वेक्टर स्पेस है, यानी ये गिवन है कि ये वेक्टर स्पेस है, उसमें से 3 वेक्टर्स आपको या 3 मैट्रिसेस आपको दे दिए गए हैं, और ये भी बता दिया गया है कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। सिर्फ आपने कंडीशंस, वो कंडीशंस फाइंड आउट करनी है ABCD की, जो हैं, जो ABCD सेटिस्फाई करेंगे ताकि ये लीनियरली डिपेंडेंट शो हो जाए। अगेन वही मेथड है जो पहले 2 क्वेश्चंस में था। आपने क्या करना है, कोई से 3 स्केलर ABC ले सकते हैं। यहाँ पर ABC क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं C1 C2 C3 ले लूँगी। लीनियर कम्बिनेशन रखना है और उसको इज़ इक्वल टू 0 रख देना है। सोल्यूशन शुरू हो गया। सिंस मैट्रिसेस आर टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, देयर मस्ट एग्जिस्ट स्केलर्स C1 C2 C3 नॉट ऑल ज़ीरो सच दैट C1 यानी लीनियर कम्बिनेशन लिखा इज़ इक्वल टू 0 0। अब पहले क्वेश्चंस में हमने ये शो करना था कि वो लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है। अब ये गिवन है, इसका मतलब ये जो है ऐसा इसके इक्वल होगा, और C1 C2 C3 जो है वो सारे के सारे ज़ीरो नहीं हो सकते। ये आपका गिवन है आपको क्वेश्चन में कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये C1 C2 C3 जो है वो सारे ज़ीरो नहीं है, इनमें से कोई एक आध ज़ीरो हो सकता है। सॉल्व कर लें। सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी आपने C1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, C2 को भी C3 को भी, फिर उसके बाद ऐड करना आपको आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ये आपने रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लिया और इसको 0 0 के इक्वल ये रखा हुआ है। तो इसका मतलब इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या थी कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। इसका मतलब ये कि इसका जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है, इसकी का हर एलिमेंट 0 के इक्वल है। अब हर एलिमेंट को 0 के इक्वल आप रख लेंगे, आपके पास 4 इक्वेशंस बन गए और 3 अननोन है, C1 C2 C3। अब इन 3 अननोन्स की आपने कंडीशन, ऐसी कंडीशन बतानी है कि ये तीनों ज़ीरो नहीं हो, ये तीनों के तीनों एट द सेम टाइम ज़ीरो नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक आध हो सकता है। तो वो ऐसी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई C1 C2 C3 सेटिस्फाई करेंगे? ABC C1 C2 C3 जो है वो सारे के सारे ज़ीरो नहीं हो सकते, ये तो लीनियर डिपेंडेंट पे है ना, लेकिन आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है ABCD पे। अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंगली 2 सेट चल रहे हैं अननोन्स के, एक C1 C2 C3 है और दूसरी चीज़ क्या है, ABCD, उनकी भी उसकी आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास 4 इक्वेशंस हैं का सेट है, सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बिल्कुल आप इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 4 इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आपने मैट्रिसेस किए हुए हैं, आपको उनको सॉल्व करना आता है सिस्टम को। ये कैसा सिस्टम है? ये होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो आप कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं A, राइट, A आपने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाया। द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन मस्ट हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्यों नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि C1 C2 C3 सारे ज़ीरो नहीं हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके पास 2 तरह के सोल्यूशन आते हैं। एक सोल्यूशन आता है ट्रिवियल सोल्यूशन का क्या मतलब है कि सारे वेरिएबल 0 के इक्वल रख दें, और हर होमोजेनियस सिस्टम का ये सोल्यूशन तो होता ही है। इसके अलावा जो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो समटाइम्स पॉसिबल होता है, समटाइम्स नहीं होता। अगर पॉसिबल हो तो उसे हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। और जब वो क्वेश्चन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप पिछले लेक्चर्स अगर आपको भूल गया तो दोबारा उसको लें और आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर मैंने करवाया था कि अगर होमोजीनियस सिस्टम है उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब पॉसिबल होता है? जब उसका रैंक ऑफ A इज़ लेस दैन 3, यानी वेरिएबल्स की तादाद या कॉलम्स की तादाद, कॉलम और वेरिएबल की सेम तादाद होती है, कॉलम की तादाद से कम हो। इफ़ रैंक ऑफ A इज़ लेस दैन 3
इट मीन्स इट हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, और ये तो हमें पता है कि इट हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तभी तो ये डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब इसका रैंक जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए। 1 भी हो सकता है, लेकिन एट मोस्ट 2 हो सकता है, 3 या 4 नहीं हो सकता इसका रैंक, ठीक है। तो रैंक क्या होता है? रैंक नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन अ मैट्रिक्स, वो रैंक होता है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको कौन सी फॉर्म में लेकर आएंगे? रिड्यूस एचेलन फॉर्म में लेकर आएंगे। और अगर रिड्यूस एचेलन फॉर्म या एचेलन फॉर्म में ही अगर हम बात कर लेते हैं, एचेलन फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर आप एचेलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं और आपके पास जो है वो ज़ीरो आ जाती है, कोई रो, नॉन ज़ीरो जो रोज़ हैं, वो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जो है वो इसका रैंक होगा। तो A इज़ इक्वल टू, आपने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लिया। इस पे आप क्योंकि इसको एचेलन फॉर्म में लेकर आना है, एचेलन फॉर्म के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवाए थे, आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी इन रो ऑपरेशंस की हेल्प से। मैंने इन्वर्स लेना भी आप लोगों को सिखाया, एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करना भी सिखाया, और डिटर्मिनेंट के टाइम पे भी रो ऑपरेशंस किए, लेकिन डिटर्मिनेंट की और प्रॉपर्टीज़ है, मैट्रिसेस की और प्रॉपर्टीज़ है, उनको मिक्स नहीं करना। ये एक मैट्रिक्स है, इसको आपने एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। उसके लिए क्या होता है कि हर सक्सेसिव रो में प्रीसीडिंग रो से ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो होता है किसी भी रो का वो 1 होता है। तो आपका फ़र्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, पहला मैट्रिक्स का वो 1 ही है। दूसरा 1 वाला कॉलम देखें, दूसरा एलिमेंट है 2, -1 और 0। लास्ट वाला 0 तो प्रेजेंट है, लेकिन जो 2 और -1 है उसको भी हमने 0 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? R2 - 2R1 R3 + R1, राइट। नेक्स्ट R4 + R2। अब आप ये देखें कि ये आपकी अभी एचेलन फॉर्म नहीं बनी, लेकिन अगर आप इसको थर्ड रो को C+A से और फोर्थ रो को थर्ड रो को C+A से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ 1 आ जाएगा और नीचे वाला आएगा। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं था। हमारा मकसद क्या है कि रैंक ऑफ A शुड बी लेस देन 3। तो रैंक ऑफ ए जो है वो 2 हो सकता है। रैंक ऑफ ए 2 कब होगा? अगर ये लास्ट वाली जो दो थर्ड और फोर्थ रो है ये 0 हो जाए, तभी होगा ना। यानी C+A इज़ इक्वल टू 0 भी हो जाए और D+B - 2A इज़ इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये कंडीशन है कि C+A इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए, D+B - 2A भी 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी C1 C2 C3 सारे ज़ीरो नहीं हैं। और आप इसका मतलब ये है कि आपका जो आपके जो मैट्रिसेस गिवन थे वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंस के लिए क्या कंडीशन होगी ABC के लिए? वो ये दो कंडीशंस हैं, C+A इज़ इक्वल टू 0 एंड D+B - 2A इज़ इक्वल टू 0। दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन करना था। तो वेक्टर्स जो आपको गिवन होंगे उसको वो इंडिपेंडेंट हैं लीनियरली या लीनियरली डिपेंडेंट हैं ये शो करना, या इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कंडीशन उसके लिए फाइंड आउट करना। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, लीनियरली डिपेंडेंस, लीनियरली इंडिपेंडेंस से। और तीनों में आपने जो मेथड देखा कि वो क्या है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लीनियर कम्बिनेशन बनाना है, उसको 0 के इक्वल रख देना है। उसके बाद आपने जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसके लिए एक में तो सिंपली वो 0 0 के इक्वल आ गया था, आपको कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। दूसरे क्वेश्चन में आपको हमने एलिमिनेशन मेथड चूज़ किया और उसको सॉल्व करके कर लिया। तीसरे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाना था, यही कंडीशन आपकी फ़ाइंड आउट होनी थी, लेकिन वो बहुत लेंथी और प्रोसीजर हो जाना था, और उसमें क्योंकि 2 चीज़ें अननोन चल रही हैं एक टाइम पे, तो उसके बजाय हम लोगों ने मैट्रिसेस वाला मेथड चूज़ किया। नेक्स्ट एक मेथड और है, ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्वेश्चन देखते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि ये क्वेश्चन जो है मैं इस मेथड से कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R4। अभी पहले हमने जो तीनों क्वेश्चन किए, पहले दो क्वेश्चंस में हमारी वेक्टर स्पेस थी R3, दूसरे में जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें वेक्टर स्पेस थी M22, यानी मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस थी जो ऑर्डर 2 के हैं। अब हम वेक्टर स्पेस जिसकी बात करें वो R4 है। आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। R4 वेक्टर स्पेस है, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, एक में आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, दूसरे में भी 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, और आपने बताना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक पार्ट मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी, सेकंड पार्ट जो है वो आपने ख़ुद सॉल्व करना है। मैं आंसर भी नहीं बताऊंगी कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। उसके अलावा अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ऐसे नहीं है कि आपने ख़ुद कुछ नहीं किया और मुझसे आप क्वेश्चनिंग करते जाएं। आप क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाएं। अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ आपने एक तो लेक्चर ध्यान से लिया और उसके बाद आपने उस पर कुछ काम किया। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। एक हिंट दे देती हूँ, सेकंड पार्ट को भी इसी मेथड से कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, बजाय इसके कि आप वो वाला फर्स्ट जो 3 मेथड्स हैं उनमें से कोई चूज़ करें। तो शो करना है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं R4 के, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए एक कम्बिनेशन बनाएं, उसको 0 0 के इक्वल रख दें। कम्बिनेशन बनाने के लिए जो अननोन स्केलर वैल्यूज़ हैं हमने ली, जो फील्ड से R फील्ड से बिलोंग करती हैं, यानी रियल नंबर्स हैं, वो हमने कौन से ले लिए, ABC। ये ABC यहाँ मैंने नहीं लिखा बिलोंग्स टू R, अगर आप लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। और वेक्टर्स को ऐड करने का वही मेथड है। कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको आपने ऐड करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड और फोर्थ। बस ये थोड़ा लंबा हो गया, पहले 3 थे, अब ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दिया। यहाँ पे इज़ इक्वल टू 0 लिखा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये एक वेक्टर है R4 का, इसका मतलब ये है 0 0 0 0। तो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि उसका हर कॉरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 के इक्वल होगा, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं। अगर 2 वेक्टर्स बराबर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हर जो कोऑर्डिनेट है, पहला मैं पहले को आपको बोल देती हूँ, a + 3b + 2c इज़ इक्वल टू 0 एंड सो ऑन ऑल द 4 कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू 0। तो आपके पास 4 इक्वेशंस बन गई विद 3 अननोन्स a b c। इस क्वेश्चन में भी आप इसको उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको मैट्रिसेस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। a/27 - 16 आपको याद होगा, b/-b, ये -b फॉर्मूले का होता है। 3 वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट 2 इक्वेशंस आपने सेलेक्ट की, चूज़ की फ्रॉम 1 and 2, और आपने इस तरह से कोफिशिएंट a जब आपने लिखा, a/ कोफिशिएंट ऑफ b एंड c, उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 27 - 16 -b, ये फार्मूले का माइनस है, b के साथ माइनस नहीं आता, लेकिन ये फार्मूले में -b सेकेंड वेरिएबल यहाँ पे लिखा, नीचे b के कोफिशिएंट्स को नहीं लेना, बाकी 2 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 - 6 c/8 - 9 इट इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू k। ये रेशियोज होती हैं और ये किसी कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल होती हैं। और अब आपने इसको सॉल्व कर लिया, a इज़ इक्वल टू 11k, b इज़ इक्वल टू -3k, c इज़ इक्वल टू -k। ये आपके पास a b c की वैल्यू आ गई, आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हैं, k पे डिपेंड करती हैं। k की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे और आपके पास a b c की डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी, और वो वैल्यूज़ होंगी जो
ज़ीरो के अलावा होंगी, इसका मतलब आपके जो वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट. Putting these values in 3 and 4, we see equations are satisfied, hence given vectors in R4 are linearly dependent. जी, ये स्टेप भी ज़रूरी है. जब आपने पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाली, तो फिर आप उसे 3 और 4 में पुट करके चेक ज़रूर करें कि क्या उनको भी ये सोल्यूशन सेटिस्फाई करता है. मोस्टली करता ही है सेटिस्फाई, लेकिन फिर भी हमने कंफर्म करना होता है, क्योंकि अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है. फिर आप इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, 0 0 0, या आप इसका सोल्यूशन जो है किसी और मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे. तो 3 एंड 4 में आपने पुट करके लाजमी चेक करना है क्या उनको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए की जगह 11k डालें, बी की जगह -3k और सी की जगह -k पुट करने से आपका आंसर जो है वो 0 आ रहा है. तो अब यानी k की जगह अगर मैं 1 रखती हूँ तो a की वैल्यूज़ आ जाएगी 11 -3 -1, तीनों नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं. कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ जाती है तो भी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है. तो ये क्वेश्चंस थे. आपका टाइम भी हो गया लेक्चर का, 35 मिनट्स है. इसके बाद बेसिस है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आप जो है स्लाइड्स की बजाय वीडियो, मुझे तो वीडियो बनाने की समझ, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है और वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, साथ साथ लिखना और साथ साथ एक्सप्लेन करना. वो तो क्लास में जब 1 आवर 15 मिनट्स का आपका लेक्चर था तब पॉसिबल था एक टॉपिक को कवर करना. अब मुझे एक लेक्चर में 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, तो इसलिए फिर मैंने स्लाइड्स ही यूज़ की हैं. लेकिन अब मैंने कोशिश की है, वैसे भी आपका जो सिलेबस भी है ना, वो थेरी से निकल के क्वेश्चंस की तरफ आ गया. थोड़ी सी थेरी होगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करें. आप इकट्ठा कर लेंगे काम तो फिर आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. हो जाता है जब आप चाहें कुछ करना तो, लेकिन मुश्किल हो जाएगा. बेहतर ये है कि आप एक तो ये वीडियो लेक्चर्स लें, वीडियो लेक्चर्स लेते हुए कॉपी पेंसिल हाथ में रखें और अपने नोट्स बनाएं, जैसे आप ड्यूरिंग द लेक्चर बनाते थे. साथ साथ जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसको अंडरलाइन करते जाएं. होपफुली वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ड्यूरिंग द लेक्चर ही सॉल्व हो जाएंगी. अगर नहीं होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है. और असाइनमेंट आई डोंट नो कि अब और असाइनमेंट आपको देनी है या नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए लेक्चर्स के दौरान जो मैं क्वेश्चन आपको असाइन कर रही हूँ ये आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं. ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.